हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और यहां पर आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलते हुए दिखती है। 134 सीटें 250 में से आम आदमी पार्टी जीतती है। मगर इस जीत के बाद भी यहां पर बीजेपी का यह दावा है और भरोसा है कि मेयर उनका ही बनेगा। दिल्ली एमसीडी में मेयर बीजेपी का बनेगा। आम आदमी पार्टी का यहां पर कहना है कि मेयर उनका बनेगा। फ्रेंड्स, एमसीडी चुनाव हम देखें तो इंडिया में 1992 में 74th अमेंडमेंट किया गया, संवैधानिक संशोधन किया गया, जिसके तहत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बने, स्वशासन आए लोकल स्तर पर। इसके लिए पंचायत और म्यूनसिपालिटी का गठन किया गया था। इसी तहत दिल्ली की नगर निगम बनाई गई है। इसलिए हमको उस चीज़ को समझना है। तो यहाँ पर दिल्ली एमसीडी के जो चुनाव हुए हैं उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, ताकि क्लैरिटी आए कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है इंडिया में। अब हम बात करेंगे जो सिनेरियो आ रहा है कि क्या बीजेपी का मेयर बन सकता है या किसी और पार्टी का मेयर बन सकता है कि नहीं, क्या नियम है यहाँ पर, उन नियमों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर सिलेक्शन में किसको कितनी सीटें मिली उसको भी हम देखेंगे। और फाइनली यहाँ पर जो इलेक्शन से पहले कुछ समय पहले ही अमेंडमेंट किया गया था, उस अमेंडमेंट के तहत क्या क्या चेंजेस आए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो चुनाव है काफ़ी रोचक भी रहा और यहाँ पर क्या इश्यूज खड़े होते हैं उस अमेंडमेंट की वजह से, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा चुनाव के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि वोटर टर्नआउट जो था, जितने लोगों ने मतदान करा वो काफ़ी कम था, 50% से थोड़ा सा ज़्यादा, 50.48% लोगों ने ही सिर्फ मतदान किया है, जो काफ़ी कम है, जो काफ़ी ऊपर होना चाहिए, मगर इतना कम आया है यहाँ पर। और दिल्ली में टोटल वोटर की बात करें तो वो 1,45,लाख से ज़्यादा है। 1,45,00,000 से ज़्यादा वोटर है, मगर वोट सिर्फ 50% के आसपास ही आया है। कैंडिडेट की बात करें तो 1,339 कैंडिडेट थे यहाँ पर। और यहाँ पर पोलिंग स्टेशन जो बनाए गए जहाँ पर आप पोलिंग कर सकते हो, 13,638 पोलिंग स्टेशन थे जो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बनाए। तो यहाँ पर चुनाव होता है। इससे पहले दिल्ली में 272 वार्ड थे। अब यहाँ पर पहले 3 कॉरपोरेशन में बटा हुआ था, ये नॉर्थ, साउथ और ईस्ट डेवलपमेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बटा हुआ था 2012 से लेकर 2022 के बीच में। शीला दीक्षित जी के टाइम पर जब वो सीएम थी दिल्ली की, उस समय इनको 3 पार्ट में बांट दिया था। उससे पहले यूनिफाई चला आ रहा था, तो बाद में फिर से अब इसको यूनिफाई करा गया और अब कितने वार्ड बने, 250 वार्ड बने। डिलिमिटेशन करा गया और 250 वार्ड बनाए गए और यूनिफाइड एमसीडी कर दी। अब रीयूनिफाई करा गया एमसीडी को। ठीक है, यूनिफिकेशन के साथ साथ और भी कुछ चेंजेस आए, उनको भी हम देखेंगे। तो इस समय जो इलेक्शन हुआ उसमें हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी को मेजोरिटी मिली है, बीजेपी सेकेंड नंबर पर है। सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को लगभग 134 सीटें इस समय तक मिल चुकी हैं और बीजेपी को 104 सीटें, उनको लॉस हुआ है 64 सीटों का। आम आदमी पार्टी को 90 सीटों का गेन हुआ है। कांग्रेस की सिर्फ 9 सीटें आई हैं, 19 सीटों का लॉस हुआ है और अदर्स को 3 सीटें मिली हैं। मेजोरिटी मार्क जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर 126, इतनी सीटें चाहिए मेजोरिटी में आने के लिए। तो जिसकी मेजोरिटी आएगी उसका मेयर भी बनना चाहिए। अगर कुछ ऐसे क्लॉज हैं कि उनका मेयर शायद ना बने तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो आम आदमी पार्टी का परसेंटेज 26 से बढ़कर 42% लोगों ने, जितने लोगों ने वोट किया है उनमें से 42% लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। और बीजेपी का भी परसेंटेज बढ़ा है, यहाँ पर 3% गेन करा है बीजेपी ने भी, 3% गेन करा है बीजेपी ने, मगर फिर भी सीटें कम हुई हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सिनारियो है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का गेन कहीं ज़्यादा है, इसलिए 16% का गेन है, इसलिए हमको देखने को मिल रहा है इतना डिफरेंस आ रहा है इतना। अब हम समझते हैं कि जो अमेंडमेंट किया गया, दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022, ये अमेंडमेंट किया गया। इस अमेंडमेंट ने सबसे पहले जो टर्म था वहाँ पे, इस अमेंडमेंट के अंदर एक टर्म यूज हुआ था, होता था गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट जो थी वो दिल्ली की गवर्नमेंट के लिए यूज होता था ये टर्म। इसको चेंज कर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कर दिया। तो इसका क्या महत्व है, इसका ये महत्व है कि दिल्ली गवर्नमेंट का टर्म जब यूज कर रहे थे हम, तो वहाँ पर जो भी ऑफिस थे, पहले 3 थे, तो उन तीनों ऑफिसर्स के जो भी मेयर आते थे उनका काम था कि दिल्ली का जो ऑफिस है अर्बन डेवलपमेंट का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनके डायरेक्टर के ऑफिस को रिपोर्ट करना पड़ता था। लोकल बॉडीज वही देखते थे, दिल्ली के अर्बन डेवलपमेंट के जो ऑफिस है वो देखते थे इन लोकल बॉडीज को। अब कौन देखेगा, अब होम मिनिस्ट्री देखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री देखेगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो पावर शिफ्ट कर दी गई दिल्ली से होम मिनिस्ट्री की तरफ। पहला चेंज यहाँ पर करा इस अमेंडमेंट ने, ये मई में ही आया इस साल अमेंडमेंट। अप्रैल में चुनाव होने थे, चुनाव भी लेट इसलिए करे गए क्योंकि यूनिफाई करना था और कुछ चेंजेस करने थे, तो ये चेंज आया। तो यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट से पावर गई और कहाँ चली गई, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, होम मिनिस्ट्री के पास चली गई।
एमसीडी को अगर हम देखें तो उसके दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक जहां पर इलेक्टेड काउंसिल यानी पार्षद तो 250 हो गए हैं अब। तो एक तो 250 पार्षद की समिति है, काउंसिल है, जो विचार विमर्श करके कुछ कानून लाएगी। इनको लागू करने के लिए, जैसे हर जगह होता है, लागू करने के लिए एग्जीक्यूटिव विंग है, कार्यपालिका है, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जिसके अंदर कमिश्नर होंगे दिल्ली एमसीडी के। अब यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, कमिश्नर हैं, वो कौन अपॉइंट करेगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री अपॉइंट करेगी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल दिल्ली के, और होम मिनिस्ट्री, इन दोनों का पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इनको अपॉइंट करने में। इसलिए यहाँ पर देखा गया कि एग्जीक्यूटिव की पावर भी बढ़ाई गई है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच की पावर बढ़ाई गई है, और कहीं ना कहीं जो पार्षद है उनकी पावर कम हुई है। तो कैसे कम हुई है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पर एक कार्यपालिका है, कमिश्नर जो हैं, उनके पास ये पावर है कि अब वो जो टैक्स होता है उसका रेट डिसाइड कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे 15% टैक्स अभी इंक्रीज किया गया था अक्टूबर में ही, बहुत जगह इंक्रीज हुआ 15% टैक्स। फैक्ट्री के लाइसेंसेज में टैक्स इंक्रीज हुआ है, हेल्थ लाइसेंस लेने के लिए टैक्स इंक्रीज हुआ है, जनरल ट्रेड में टैक्स इंक्रीज हुआ है, स्टोरेज लाइसेंस का टैक्स इंक्रीज हुआ है। इसके साथ ये भी बोला गया कि एक महंगाई दर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाया जाएगा, जिसके हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स भी डिसाइड होगा। तो ये सब इंक्रीज करने की पावर अल्टीमेटली किसके पास चली गई है? कमिश्नर के पास, जो कि कार्यपालिका के हैं। और नियुक्त कौन करेंगे? उपराज्यपाल और होम मिनिस्ट्री यहाँ पर इन्वॉल्व रहेगी इनकी नियुक्ति में, और ये रिवाइज भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इलेक्टेड पार्षद हैं उनकी पावर कम होते हुए दिख रही है। इसी के साथ यहाँ पर जो कर्मचारी थे एमसीडी के, उनकी संख्या भी कम हुई है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लगभग 2500 सीटें जो कर्मचारी है उनकी स्टाफ भी कम करा गया है। एमसीडी का स्टाफ कम किया गया है, तो लोगों का ऑब्जेक्शन था कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। पहले 270 वार्ड थे, तो पहले तो आपने वार्ड कम कर दिए, यहाँ पर पार्षद भी कम हो गए। अब यहाँ पर आप मैन फोर्स जो बोलते हैं, पावर जो है, वर्क फोर्स, उसको भी आप कम कर रहे हैं। तो इसको भी आप कम कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। तो इस चीज़ को लेकर ऑब्जेक्शंस आए हैं यहाँ पर। अब आती है बात कि मेयर कैसे चुना जाता है, मेयर किसका बनेगा। आम आदमी पार्टी अपना दावा कर रही है, बीजेपी अपना दावा कर रही है। तो यहाँ पर जो मेयर है, वो पार्षद जो भी सिलेक्ट हुए हैं वो इलेक्ट करते हैं, वो चुनते हैं, उनके आपस में से ही चुनते हैं कि किसको मेयर बनाना है। काउंसलर्स, पार्षद यहाँ पर मेयर को इलेक्ट करते हैं। मेयर का कार्यकाल 1 साल का ही होता है, उनकी जो पीरियड है वो टर्म 1 साल का होता है, और अप्रैल टू मार्च चलता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक रहता है। तो इस बार जो भी चुनाव लेट हो गए, तो अब जो भी बनेंगे मेयर, उनके पास 4 महीने का ही वक्त रहेगा। ये भी क्लॉज है कि पहले मेयर जो भी बनेंगे वो महिला होने चाहिए। तो फर्स्ट मेयर जो भी चुनाव के बाद बनते हैं वो कौन रहेंगी? महिला रहेंगी। और तीसरे टर्म के जो मेयर रहेंगे वो शेड्यूल कास्ट के होने चाहिए, ये भी प्रावधान है। बाकी सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ ये अनारक्षित है, कोई भी बन सकता है, महिला, एससी या फिर जनरल कैटेगरी के कोई भी कैंडिडेट बन सकते हैं मेयर। तो ये तो हो गया। और इलेक्ट कौन करेगा? पार्षद करेंगे। अब पार्षद की संख्या तो यहाँ पर किसके पास ज़्यादा है? आम आदमी पार्टी के पास ज़्यादा है। मगर यहाँ पर दिक्कत ये है कि जैसे कि जो दल बदल कानून होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, जो लगता है कई बार विधानसभा के इलेक्शन में लगता है। विधानसभा में अगर कोई पार्ट बीजेपी से जीता है और वोटिंग करते समय बीजेपी के साथ नहीं आता, वो जब विप इशू की जाती है तो बीजेपी उसको बर्खास्त कर सकती है। मगर इन चुनावों में यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ पर काम नहीं करता। तो यहाँ पर जो पार्षद हैं ये अपनी पार्टी के जो उनको कमांड मिला है, पार्टी से जो पार्टी की सोच है उससे अलग जाकर भी वोट दे सकते हैं किसी और को। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी अगर कन्विंस करने में कामयाब होती है, तो आम आदमी पार्टी के अगर वो 25 पार्षदों को कन्विंस कर लेती है, तो उसके पास बहुमत आ जाएगी और वो इस तरह से अपने मेयर को कर सकते हैं, ला सकते हैं। और दूसरी बात यह कि हर साल ये होना है, हर साल मेयर का चुनाव होना है एक हिसाब से। तो साल भर की टेंशन यहाँ पर रहेगी पार्टियों को कि साल भर वो अपने पार्षदों पर ध्यान रखें और उनको हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि अगर वो नहीं रखेंगे तो दूसरी पार्टी वो अपनी तरफ खींच सकती है। और यहाँ पर जिस पार्टी के पार्षद जाएंगे उन पार्षदों को टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा नहीं, तो वो बर्खास्त नहीं कर सकती पार्टी के पास ये पावर नहीं है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है बीजेपी द्वारा कि वो अपना मेयर बनाने में कामयाब हो सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, ये दिल्ली नगर निगम चुनाव हमने डिस्कस करे। इनका मोटो है तमसो मा ज्योतिर्गमया, यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। अब देखते हैं कि दिल्ली एमसीडी किस ओर जाती है और किसका मेयर बनता है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी का या बीजेपी का। यहाँ पर हमने इसको डिस्कस करा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।